कलेक्टर बनने के लिए तलाक। कलेक्टर ऑफिस में बड़ी गहमा-गहमी थी। कलेक्ट्रेट ऑफिस के सभी स्टाफ नई कलेक्टर मैडम के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। ठीक 10:15 बजे मैडम की सफ़ेद गाड़ी कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रांगण में दाखिल हुई। सभी कर्मचारी वर्ग एक लाइन में फूलों के गुलदस्ते लिए खड़े थे। बड़े बाबू ने भागकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सफ़ेद अरगड़ी कड़ी क्रीज की साड़ी पहने, आंखों पर पावर का चश्मा लगाए, हाथ में डायरी और मोबाइल लिए कलेक्टर मैडम बहुत सुंदर और भव्य महिला लग रही थी। गाड़ी से उतरते ही सभी को नमस्कार करते हुए गुलदस्ता स्वीकार करते आगे बढ़ती जा रही थी। स्टाफ की लाइन के आखिर में क्लर्क मनोज श्रीवास्तव खड़े थे। मैडम सभी का अभिनंदन स्वीकार करते मनोज के हाथ में भी गुलदस्ता लेते हुए एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। मनोज सर झुकाए हुए ही गुलदस्ता मैडम की ओर बढ़ा दिया। बड़े बाबू मैडम को लेकर उनके कैबिन में चले गए। थोड़ी देर बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी कर्मचारी वर्ग मैडम के कैबिन में खड़े थे। बड़े बाबू सबका परिचय और पद की जानकारी दे रहे थे। मनोज श्रीवास्तव दूसरी पंक्ति में ठीक मैडम के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। वो न जाने क्यों धीरे से सरक कर पिछली कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो मैडम ने बड़े बाबू से कहा, सबका परिचय आप क्यों दे रहे हैं? इन्हें अपना परिचय खुद देने दीजिए। मनोज ने एक नज़र मैडम की ओर देखा और कहा, मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव यहाँ क्लर्क हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से कैबिन के बाहर निकल गया। बड़े बाबू ने उसे जाते हुए देखा। मानो मनोज का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। कुछ कर्मचारी अपने काम में लगे थे, कुछ नई कलेक्टर मैडम के बारे में बातें कर रहे थे। सभी उनकी सादगी, व्यवहार और सुंदरता की चर्चा कर रहे थे। मैडम के व्यवहार से सभी स्टाफ प्रभावित थे। मनोज अपने टेबल पर खामोश बैठा था। उसके चेहरे में लग रहा था मानो उसे कोई परेशानी हो। तभी बड़े बाबू ने मनोज के पास आकर थोड़ी नाराज़गी से पूछा, मनोज बाबू, आपको इस तरह से सबको छोड़कर मैडम के केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उन्हें बुरा लगा होगा। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया, फाइल पर नज़रें झुकाए रहा। बड़े बाबू वहाँ से चले गए। अगले दिन मनोज ड्यूटी पर नहीं आया। बड़े बाबू को फ़ोन पर तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी दे दी। कलेक्टर मैडम को ज्वाइन किए 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया था। इस दौरान सभी स्टाफ किसी न किसी काम से मैडम के पास जा चुके थे या मैडम ने उन्हें बुलाया था। सिर्फ मनोज एकमात्र कर्मचारी था जिसे न तो मैडम ने कभी बुलाया था और न ही मनोज उनके सामने गया था। उससे जब भी मैडम से मिलने की आवश्यकता होती तो वो किसी दूसरे सहयोगी कर्मचारी को भेज देता, लेकिन खुद नहीं जाता। कलेक्टर मैडम रोज़ जब ड्यूटी पर आती तब अपने कैबिन में जाते हुए एक बार स्टाफ के हॉल के पास रुककर सबको गुड मॉर्निंग बोलकर ही जाती। उनकी इस आदत की सभी प्रशंसा करके मनोज कभी भी मैडम की ओर देखने से कतराता। कई दिनों से मनोज को अपने स्थान पर नहीं देखकर मैडम ने बड़े बाबू को अपने कैबिन में बुलाकर पूछा, मनोज बाबू कई दिनों से नहीं आ रहे हैं क्या? बड़े बाबू ने कहा, हाँ मैडम, कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। मैडम ने पूछा, उन्होंने नहीं आने की सूचना दी है? नहीं, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है, बड़े बाबू ने बताया। मैडम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, ये तो गलत बात है। उन्हें कार्यालय की सूचित करना चाहिए ना। आप पता करें अर्थात जैसे ड्यूटी पर आए उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहें। मैडम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बड़े बाबू ने मनोज को मोबाइल पर संपर्क कर मैडम की नाराज़गी के बारे में बताया। अगले दिन मनोज मैडम के सामने सर झुका खड़ा था। मैडम नाराज़गी से कह रही थी, मिस्टर मनोज, ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन थे। आपको छुट्टी लेनी थी तो कायदे में एप्लीकेशन देकर सूचित करना था। मनोज सर झुकाए सुन रहा था मगर उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैडम ने अपनी बात जारी रखी, ये ऑफिस है, आपका दुकान नहीं कि जब चाहे शटर डाउन करके घर पर बैठ गए। आइंदा ख्याल रखिएगा, अन्यथा मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करने से नहीं चूकूंगी।
मनोज अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसने भी जवाब दे दिया, मैडम, जिस तरह आपको पास अधिकार है उसी तरह हम निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी कुछ अधिकार है। हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है। हम किसी अधिकारी के व्यक्ति गुलाम नहीं हैं। हमारी छुट्टी बाकी थी, उसे यूज करने का हमें पूरा हक है। इतना बोलकर मनोज कैबिन से बाहर निकल गया। मैडम नाराजगी से उसे जाता हुआ देखती रही। कुछ देर बाद मैडम ने बड़े बाबू को कैबिन में बुलाकर मनोज बारे में जानकारी ली। बड़े बाबू ने बताया कि पिछले 2 वर्ष पहले यहाँ पोस्टिंग हुई है। ज़्यादातर वो खामोश रहता है। किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं है और ना ही किसी के साथ बैर है। शायद वो किसी परेशानी में हमेशा सुलझती रहता है। नई कलेक्टर मैडम की ख्याति पूरे जिले में हो रही थी। कुछ ही समय में कलेक्टर ऑफिस से आम जनता तक सभी के प्रशंसा की पात्र हो गई थी। शर्मा जी कलेक्टर ऑफिस के सीनियर ऑफिसर थे। विकास कार्य का कोई भी टेंडर उनकी टेबल से ही गुजरता था। ऑफिस वाले जानते थे कि शर्मा जी की हर टेंडर भी कमीशन फिक्स रहता था। ऊपर की कमाई में कई और भी अधिकारी का शेयर रहता था। चर्चा तो ये भी थी कि पहले के कलेक्टर का भी हिस्सा होता था। मैडम को धीरे धीरे ये जानकारी मिल रही थी। उन्होंने शर्मा जी की नकेल कसनी शुरू कर दी। ये जानकर शर्मा मैडम पर खार खाने लगा। डिपार्टमेंट में उनके विरुद्ध बोलने शिकायत करने लगा। एक दिन शर्मा किसी टेंडर को मैडम द्वारा रोक देने से नाराज होकर ऑफिस में उनका विरुद्ध अशोभित भाषा बोल रहा था। मनोज काफ़ी देर से चुपचाप सुन रहा था। शर्मा बेलगाम मैडम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जा रहा था। कुछ देर तक सुनते रहने के बाद अचानक मनोज शर्मा से उलझ गया। पहले बहस हुई, बाद में हाथापाई हो गई। ऑफिस में हंगामा हो गया। सभी स्टाफ शर्मा और मनोज को छुड़ाने लगे। सभी को आश्चर्य भी हो रहा था कि मैडम के बारे में शर्मा की बातें सुनकर मनोज को बुरा क्यों लगता है। शोर इतनी हो गई कि मैडम अपने कैबिन के बाहर निकल आई। तब मामला शांत हुआ। मैडम ने बड़े बाबू को कैबिन में बुलाकर जानकारी ली और मनोज को भेजने के लिए कहा। मनोज मैडम के सामने सर झुकाए हुए खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैडम ने नाराजगी से कहा, ये क्या कर रहे थे आप? ये सरकारी कार्यालय है, आपका घर या सड़क नहीं। आपको इस तरह लड़ना शोभा नहीं देता। मनोज सर झुकाए हुए वहाँ से अपनी बुराई कर रहा था। मैं काफ़ी देर तक बर्दाश्त करता रहा, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैडम ने उसी नाराज़गी के साथ जोर से कहा, वो मेरी बुराई कर रहा था तो आपकी तो नहीं। मैं उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकती हूँ। आपको मेरे लिए लड़ने को किसने अधिकार दिया? मनोज सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मैडम को उसका चुप रहना नागवार गुजर रहा था। उन्होंने फिर जोर देकर पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर मनोज। मनोज ने सर उठाकर सीधा मैडम की आंखों में देखने लगा। उसकी गुस्सा से लाल आंखों को देखकर एक बार मैडम भी नर्वस हो गई। मनोज ने गुस्से से कहा, हम अलग हो गए हैं तो क्या? मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई गलत बात कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर मनोज तेजी से बाहर निकल गया। मैडम चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आ रहे थे। उसकी आंखों छलक आई, जिसे उन्होंने जल्दी से रुमाल निकालकर पोंछ लिया। इस घटना के बाद भी मैडम और मनोज में दूरी बनी रही। मनोज समय पर ऑफिस आता और समय पर ही घर चला जाता। शर्मा के साथ हुई उसकी वारदात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। कलेक्टर मैडम को मंत्रालय में सूचना आई कि 2 दिन के बाद कैबिनेट मंत्री का जनता दरबार कलेक्टर ऑफिस में लड़ने वाले हैं। सूचना मिलते ही मैडम ने सभी कर्मचारियों को तैयारी की जिम्मेदारी दे दी। मंत्री जी को किसी तरह की शिकायत नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी था। जिस दिन मंत्री जी को आना था उस दिन सभी स्टाफ सुबह जल्दी आ गए, मगर मनोज का कहीं पता नहीं था। मैडम की नज़र बार बार उसे ही ढूंढ रही थी। काफ़ी देर तक मनोज नहीं दिखा तो उन्होंने बड़े बाबू से जानकारी लेते हुए कहा,
बड़े बाबू को मालूम हुआ कि कल रात के में कुछ बदमाशों ने मनोज पर कातिलाना हमला किया है। वो बुरी तरह घायल अवस्था में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में बेहोश पड़ा है। यह सूचना बड़े बाबू ने मैडम को जैसे ही बताया, वो बुरी तरह नर्वस हो गई। बड़े बाबू भी मैडम की अवस्था को देखकर अवाक रह गया। मैडम ने बड़े बाबू को एक तरफ बुलाकर कहा, बड़े बाबू, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, आप यहाँ की जिम्मेवारी देख लीजिए। बड़े बाबू ने आश्चर्य से मैडम को देखते हुए कहा, मैडम आप नहीं रहेंगी तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। मनोज बाबू के लिए मैं दूसरे स्टाफ को अस्पताल भेज देता हूँ, आपका यहाँ रहना जरूरी है। मैडम जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए कहा, मेरा अस्पताल जाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो गाड़ी बैठकर चली गई। बड़े बाबू और कुछ स्टाफ आश्चर्य से देखते रहे। कलेक्टर मैडम को अचानक अस्पताल में पहुंचने से हॉस्पिटल व्यवस्था में खलबली मच गई। मैडम पहले लिफ्ट से जाना चाही, मगर लिफ्ट आने में समय लग रहा था। वो हड़बड़ी में सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आईसीयू में पहुंच गई। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर भागकर उनके पीछे। मैडम लगभग भागती हुई मनोज के बेड के पास पहुंचकर देखने लगी। मनोज अभी भी बेहोश हालत में था। हाँ, मैडम काफ़ी देर तक उसे गौर से देखती रही। मनोज की हालत देखकर उसकी आंखें हबड़ा आई, जिसे उन्होंने बड़ी सफाई से छुपा लिया। उपस्थित डॉक्टर से मनोज की हालत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि हालत खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मैडम ने डॉक्टर को हिदायत दी कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम का फ़ोन लगातार बज रहा था, जिसे वो नहीं रिसीव कर रही थी। आईसीयू कैबिन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि वो जल्द आ रही है। कलेक्टर ऑफिस से मंत्री जी नाराज होकर जा चुके थे। बड़े बाबू ने मैडम से इस तरह जाने के बारे में पूछा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद मनोज के हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। वो अपने घर पर आराम कर रहा था। मैडम उस दिन के बाद अस्पताल तो नहीं गई, मगर बड़े बाबू से उसका हाल चाल लेती रही। बड़े बाबू को मैडम की मनोज के प्रति चिंता और व्यवहार आश्चर्यचकित कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम और मनोज के बीच क्या संबंध है। मनोज को आराम करते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने ड्राइवर को मनोज के घर चलने को कहा। साथ में उनके सुरक्षा रक्षक की गाड़ी भी थी। गाड़ी मनोज बाबू के घर के बाहर रुकी। मनोज बिछावन पर पट्टियों में लिपटा पड़ा था। दवा खाने के लिए पास के टेबल पर रखे पानी और दवा को लेने में कठिनाई हो रही थी। उससे बेड से उठा नहीं जा रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मनोज ने उस रो देखा। दरवाजे पर मैडम खड़ी थी। मनोज अचानक उन्हें देखकर असम हो गया। मैडम दरवाजे से चलती हुई टैबलेट के पास पहुंचकर जग में गिलास में पानी डाला और मनोज की ओर बढ़ा दिया। मनोज खामोशी से गिलास लिया और दवा खाने के बाद कहा, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑफिस में लोग तरह तरह के बातें बनाएंगे। मैडम ने कहा, यही बात तो शर्मा में लड़ने से पहले तुम्हें भी सोचना चाहिए था। लोग बातें तो बना रहे होंगे। मनोज चुप हो गया। मैडम पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। दोनों खामोश थे, जबकि दोनों कुछ कहना चाह रहे थे। मैडम कमरे में बिखरे सामानों को देखने के बाद पूछा, यहाँ अकेले रहते हो? मनोज ने चौंकते हुए कहा, अकेला रहता हूँ। कुछ देर तक सर झुकाए मनोज की गौर से देखते हुए मैडम ने फिर पूछा, अकेले क्यों? बीबी बच्चे साथ में नहीं रहते या उन्हें भी छोड़ दिया है? मनोज खामोश रहा। मैडम ने एक बार और पूछा, क्या हालत बना रखी है कमरे की? कैसे रह लेते हो? सामान बिखरते की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक? पत्नी को साथ में रखते हो, कमरा साफ तो रहता? इस बार मनोज ने सर उठाकर मैडम की ओर देखते हुए कहा, मैंने शादी नहीं की। मैडम ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों नहीं की शादी तुमने? तुमने भी तो नहीं की। मनोज ने छोटा सा जवाब दिया। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। मैडम ने सर झुकाए लिए, क्योंकि उनकी आंखों
भरने लगी थी। मनोज मैडम की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें जिंदगी से निकालने में तो सफल हो गया, मगर दिल से नहीं निकाल सका। मैडम ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा तो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन तुम जरूर मुझे समझोगे। मनोज की आंखों में छलछला आ गई। उसके हाथ से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने अपनी नादानियों के चलते कितने साल बर्बाद कर दिए, मुझे क्षमा कर देना सुधा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैडम ने कहा, तुम पर हमला शर्मा ने करवाया था। मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाया है। मनोज ने कहा, फिर तो लोग और भी बातें बनाएंगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें भी परेशान करेगा। मैडम ने जवाब दिया, यही फिक्र तुम्हें 5 बरस पहले किया होता तो आज हम साथ होते। मनोज ने गौर से मैडम को देखते हुए कहा, मैंने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया था। मैं तुम्हें समझा सकता था, मगर माँ बाबूजी को अपने और तुम्हारे हिसाब से चलने को कैसे कहता। मैडम ने कहा, मैंने क्या मांगा था, बस यही न कि मेरी पढ़ाई जारी रख दिया जाए, मगर उन्हें मंजूर नहीं था। वो लोग चाहते थे कि मैं घरेलू बहू की तरह गृहस्थी संभालती रहूं। तुम भी मेरे विरुद्ध हो गए थे। मनोज ने कहा, तुम्हारी शिक्षा के विरुद्ध मैं कभी नहीं था, मगर इस वजह से रोज रोज की खींच से तंग आ गया था। न तुम समझती थी और न ही माँ और बाबूजी। मैं क्या करता? इसका रास्ता सिर्फ तलाक लेना तो नहीं था। तुमने मुझे मेरे मायके जाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। मैं पढ़ना चाहती थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे भेजे हुए तलाकनामे पर मैंने साइन नहीं किया। पापा तो बोल रहे थे, मगर मुझे मंजूर नहीं था। देखो, आज मेरी मेहनत और विश्वास ने मेरे सपने को साकार कर दिया। मैडम बोलते बोलते रोने लगी। मनोज की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने मैडम के हाथों में पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका सुधा। मैं परेशान होकर तुम्हें अपने घर से चले जाने को कह दिया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरे भेजे हुए तलाकनामे पर दस्तखत नहीं करके मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। कुछ देर के बाद सुधा कमरे से बाहर निकली कि ड्राइवर और सुरक्षा रक्षकों से कहा, तुम लोग चल जाओ, मैं सुबह ऑफिस में मिलूंगी। ड्राइवर और सुरक्षा स्टाफ मैडम को आश्चर्य से देखते हुए चले गए। सुधा कमरे में लेट कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।